बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहिद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ओलंपिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ ओलंपिक्स, व्हाट अबाउट द फ्लैग्स एंड ओलंपिक रिंग्स, द पर्पज़ ऑफ Olympics and what is the difference between Paralympics and Special Olympics। यानी आज हम ओलंपिक्स के बानी, ओलंपिक मशल, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक रिंग्स और ओलंपिक्स के मकासद क्या थे, और उसके साथ साथ पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में फ़र्क क्या है, आज के लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। Now we come to the points। फाउंडर ऑफ ओलंपिक्स पेरेडी कुबर्टन, जो 1 जनवरी 1863 को पैदा हुआ और 2 सितंबर 1937 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। ओलंपिक्स के हवाले से जब तक ये कायनात रहेगी तब तक पेरेडी कुबर्टन को याद रखा जाएगा, क्योंकि इन ओलंपिक्स का आगाज़ जो है वो पेरेडी कुबर्टन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। 1896 में जो समर ओलंपिक्स का दोबारा आगाज़ किया गया, क्योंकि ओल्ड ओलंपिक्स तो 776 BC में थी, इस हवाले से भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये पेरेडी कुबर्टन ही था जिसका तल्लुक़ फ्रांस से था, और पेशे के अतबार से वो एक टीचर था, और उसने बड़ी कोशिश की कि जिस तरह 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया, क्योंकि पूरी दुनिया जब एक लॉ पे आ सकती है तो पूरी दुनिया स्पोर्ट्स के हवाले से एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ सकती। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फाउंडर भी है, और इसको फाउंडर ऑफ ओलंपिक्स बोलते हैं। ये 1896 से लेकर 2 सितंबर 1937 तक सबसे लंबा टेन्योर जो है इसका है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक्स के तौर पर भी इसने काम किया, इसकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, और इसी वजह से इसको ओलंपिक्स का बानी कहा जाता है। ओलंपिक्स रिंग्स, अब ओलंपिक्स रिंग क्या है, सॉरी ओलंपिक्स रिंग्स क्या है। ओलंपिक फ्लैग के अंदर ये 5 रिंग होते हैं, लेफ़्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की जानिब आप इनको देखें तो ये फर्स्ट वन ये ब्लू है, सॉरी सेकंड जो है वो येलो है, थर्ड ब्लैक एंड फोर्थ ग्रीन है, एंड फिफ्थ जो है वो रेड है। अब ये 5 रिंग्स जो हैं ये दुनिया के 5 बर्रे-आज़मों की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। यानी 7 बर्रे-आज़म हैं, जिसमें एक अंटार्कटिका है जिसके ऊपर कोई आबादी नहीं है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के एक ये कलर आ गया। तो यानी ये 5 कलर दुनिया के जो भी मुल्क है, जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, उसके किसी ना किसी मुल्क के झंडे के अंदर आपको ये हर यानी मुल्क के झंडे के अंदर इन 5 में से कोई एक रंग मिलेगा। इनकी तरतीब ये है कि आपने इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल अहम है, और इंटरव्यू के हवाले से भी ये सवाल बहुत अहम है। तो आप इसने बाय बर्ग के नाम से इसको याद करना है, BYBRG। तो BY मतलब ब्लू येलो, और BRG ब्लैक रेड एंड ग्रीन, और 2 दफ़ा B आता है तो आपने ये याद रखना कि फ़र्स्ट वाला जो B है वो ब्लू वाला है, और मिड वाला जो है वो ब्लैक वाला। तो इंशाल्लाह ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा। ये आपके परचम फ्लैग के अंदर ये रिंग्स होते हैं। जो फ्लैग है उसका कोई बॉर्डर नहीं है, वो 4.3 मीटर का वाइट कलर का कपड़ा होता है, जिसके सेंटर में ये ओलंपिक्स रिंग्स जो है लेफ़्ट टू राइट बाय येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड के हिसाब से एक सीक्वेंस के साथ ये उस फ्लैग के अंदर होते हैं। अब यहाँ ये सवाल ये है कि दूसरा कि ओलंपिक्स यानी कि कौन कौन से टाइप हैं या कौन कौन सी ओलंपिक्स है जो होती हैं।
तो इनका आगाज़ कब हुआ? अब ओल्ड ओलंपिक्स की बात करें तो वो समर ओलंपिक्स था जो 776 BC में जिसका आगाज़ हुआ बिफोर क्रिस्ट, और बड़ा अरसा चलता रहा 15 सदियों के बाद। फिर उसको 394 AD में उसके ऊपर थर्ड ड्यूसिस जो दोम था उसने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, जो तकरीबन 1253 ईयर्स, तकरीबन 12 सदियाँ आप कह सकते हैं, वो चलती रही। और उसके बाद फिर 1896 में फिर से दोबारा जो है रिवाइव किया गया नए सिरे से इनको, पैराडी को बर्टन ने और भी बहुत सारे लोगों की कोशिश का वजह से ये दोबारा ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ। तो फिर 1924 में जो विंटर ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ, यानी ये समर ओलंपिक्स हैं पहले 776 BC, तब भी यूनान से आगाज़ हुआ, और 1896 में यूनान के शहर एथीन से इसका आगाज़ हुआ। जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये 1924 फ्रांस के शहर पेरिस में पहली मरतबा हुई, और काफ़ी तकरीबन 7-8 ओलंपिक्स जो है ये एक साथ चलती रही पैरेलल के। पहले तो समर ओलंपिक्स होती थी, उसी साल में फिर विंटर ओलंपिक्स, फिर 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स करवाया गया, और फिर आगे नेक्स्ट जो है एवरी 4 ईयर के डिस्टेंस के साथ जो है ना, यानी कि विंटर का और समर ओलंपिक्स का आपस में ड्यूरेशन तो 4 साल का ही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब समर ओलंपिक्स होती है 2 साल बाद विंटर, और फिर उसके 2 साल बाद फिर समर, और उसके फिर 2 साल बाद विंटर, यानी उनका आपस का ड्यूरेशन 4 साल ही है, लेकिन समर टू विंटर जो है वो 2 ईयर्स आपको इसका ड्यूरेशन बोल सकते हैं। यूथ ओलंपिक्स का आगाज़ 2010 में हुआ। यूथ ओलंपिक्स मीन के जो 14 ईयर्स, लेस दैन 14 ईयर्स जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो यूथ ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं। और आज का सबसे अहम सवाल जो पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स, बहुत सारे लोग जो हैं उसको एक ही समझते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब पैरालंपिक्स में वो मतलब आप कह सकते एथलीट्स हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्समैन हिस्सा लेते हैं जो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डिसेबिलिटीज़ जो उसकी कैटेगरीज हैं वो 4 हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि हियरिंग एम्पेयरमेंट है, और उसके साथ साथ आपका विजुअल एम्पेयरमेंट है, फिर मोटर एम्पेयरमेंट है, और आखिरी है MC यानी मेंटली चैलेंज। तो यानी पैरालंपिक्स में आपकी जो 3 कैटेगरीज हैं पहले वाली, जिसमें फिजिकल, हियरिंग एम्पेयरमेंट एंड विजुअल एम्पेयरमेंट, तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो हैं ये पैरालंपिक्स में हिस्सा लेते हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स में ओनली द 1 कैटेगरी दैट द मेंटली चैलेंज, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जिनकी है, यानी मेंटली चैलेंज्ड जो लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये फ़र्क है दोनों ही, मतलब आप कह लें कि डिसेबल पीपल के लिए, लेकिन पैरालंपिक्स में 3 कैटेगरीज हैं, और स्पेशल ओलंपिक्स में सिर्फ जो मेंटली चैलेंज लोग हैं वो शामिल हैं। अब ओलंपिक्स में जो फ्लैग्स और टार्च का आगाज़ कब हुआ, एंथम, इसका आगाज़ कब हुआ, और ओलंपिक फ्लैग क्या है? ओलंपिक फ्लैग 3.4 मीटर का जो वाइट बैकग्राउंड का एक परचम है, और जिसके सेंटर में रिंग्स होते हैं, जो रिंग्स आपने पहले पढ़े हैं उनकी तरतीब भी पढ़ी है। ओलंपिक्स का माटो क्या है? सिटस, आर्टियस एंड फोर्टियस, मीन ये इटालियन वर्ड है, और इनका इंग्लिश में तर्जुमा ये है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फास्टर मीन तेज़ तरीन, जैसे स्प्रिंटिंग है, स्विमिंग के इवेंट्स हैं, इसमें हम तेज़ तरीन लोगों को लेते हैं, निकालते हैं उस ओलंपिक्स के ज़रिए से। फिर हायर, जिस तरह हाई जंप है, पोल वाल्ट जंप है, इससे हम कितने लोग हाईली ऊपर जा सकते हैं, ऊपर यानी कि जंप कर सकते हैं, उन लोगों को देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले लोगों को देखते हैं। एंड स्ट्रॉन्गर, और जिस तरह मैराथन रेस है, वेट लिफ्टिंग है, और भी जो इवेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूती के हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी असल में एथलेटिक्स की सारी चीज़ें हैं जो पूरी ओलंपिक्स को लीड करती हैं। टीम इवेंट्स कम है, इंडिविजुअल इवेंट्स ज़्यादा हैं। एंथम जो है वो कॉर्टिसिस पल्मास ने लिखा है, और इसको कंपोज किया है सप्रोस समरास ने। ये भी आपने याद करना है, इस तरह के सवालात अक्सर टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। 1956 तक जो है, और उसके बाद ऑनवर्ड जो है आप जो एंथम, ये जो है ऑफिशियल एंथम जो है ये यूज़ हो रहा है जब ओलंपिक्स का आगाज़ होता है और जब इख्तिताम होता है, तो फिर पहले उस एंथम को चलाया जाता है। एंड के ऊपर तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहाँ वो होस्ट जो कंट्री है उसका भी चलाया जाता है, और जो विनिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब ओलंपिक्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले, उनके
जो नेशनल एंथम है वो भी चलाए जाते हैं। अब इसका मकसद क्या है? अब ओलंपिक्स को जब पेरेडी कुबर्टन ने इसको डिज़ाइन किया, इसके लिए स्ट्रगल की, इसके लिए काम किया, तो उसका मकसद क्या था कि क्यों ओलंपिक्स करवानी है? तो ये तकरीबन 8 से 10 हैं और बहुत ही अहमियत के हामिल ये मकासद हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीस। अब यूएनओ का क़याम भी इसीलिए अमल में लाया गया था कि दुनिया को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए, एक कानून के नीचे लाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो जंग लगती है फिर वो यहाँ तक चलते चलते कि वो पूरी दुनिया को आपस में लपेट ले। और हम स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो अमन के सफ़ीर होते हैं, तो इस पीस को कायम करने के लिए, क्योंकि जब हम यूनान की हिस्ट्री पढ़ें या ओल्ड ओलंपिक्स की हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ यही था कि जब ओलंपिक्स होती थी उससे पहले अगर कोई जंगो जदल कहीं पे कोई जंग चल रही होती तो ओलंपिक्स से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद जंग बंदी कर दी जाती थी कि इन दिनों स्पोर्ट्स होंगी, कोई जंग नहीं होगी। तो ये खेल जो है एक अमन का पैगाम भी देता है। म्यूचुअल रिकग्निशन, ज़ाहिर सी बात है इस ममालिक और बाकी लोग एक दूसरे को रिकग्नाइज़ कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और उसको तस्लीम कर सकें। ओनली वन वे टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में क़याम अमन के लिए जो है वो एक ही उनका मतलब उसका कि ये ख्याल था कि दुनिया में क़याम अमल के लिए एक तरीका था कि जिसमें हम लोगों को एक जगह पे लाएँ और जो नफ़रतें हैं उसको मोहब्बतों में तब्दील करें। इक्वलिटी, जब हम ओल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ओलंपिक्स की, तो उसमें यह था कि ओनली मेल हिस्सा ले सकते थे क्योंकि वो नेक्ड खेलते थे, और दूसरा उसके साथ साथ ओनली यूनानी लोग जो हैं वो हिस्सा ले सकते थे। सब लोगों के लिए हिस्सा लेने की परमिशन नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अप टू डेट होती गई और अब पूरी दुनिया के से किसी भी मुल्क में से कोई भी खिलाड़ी हिस्सा ले सकता है बशर्त कि वो उस मेयार पे पूरा उतरे। वन लॉ फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक कानून ताकि तमाम लोग, तमाम इंसानियत, तमाम लोग बराबर हैं, इसका मकसद ये था। फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अगर कोई कशीदगी थी, कोई मामला थे, तो स्पोर्ट्स जो है, जो खेलें हैं, जो ओलंपिक्स हैं, वो उनको कूल डाउन कर सकती थी, कम कर सकती थी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा कर सकती थी। स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ियों के अंदर यानी क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करना, इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रूव करना, यानी आपके साथ अगर बॉलर हैं क्रिकेट के अंदर तो आपको छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, यू हैव टू बियर। अगर आप बैट्समैन हैं, आपको गलत आउट करार दे दी गया है तो फिर भी आपने बर्दाश्त करना है। अगर आप हार रहे हैं तो फिर भी आपने उसको मतलब स्माइलिंग फेस से उसको बर्दाश्त करना। ये नहीं है कि ग्राउंड में रोने लग जाना है, वहाँ वो ज़ारो कतार हालो बेहाल हो जाना, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। बल्कि ये एक इसके मतलब एक बड़ा किस्सा है। जेसी ओन्स जो अमेरिका का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका हाई जंप का, तो वो जब वो खेल रहा था तो वो अपनी 2 क्वेश्चन जो है ना वो ज़ाया कर चुका था, और उसकी वजह ये थी कि वो स्याह फार्म था और जो स्पेक्टेटर थे, जो तमाशे थे, उनकी वजह से बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर, तो वो बड़ा परेशान था। तो उसमें जर्मन एथलीट जो था उसने जाके उसको कोई मशवरा दिया, उसको कोई हिंट दिया, उसको अप्रिशिएट किया, और यहाँ तक कि वो फिर वो उस क्वेश्चन में भी कामयाब हो गया और वो गोल्ड मेडल लेकर वो जीत गया। तो बड़ा अरसा तक जो है ना वो तकरीबन जब तक वो ये हिरोशिमा नागासाकी वाला 1930 यानी कि जो उनके ऊपर बम मारे गए एटॉमिक बम, वो तब तक उनके दरमियान ख़त ख़ताबत का वो सिलसिला चलता रहा। तो यानी ये नहीं है, और बहुत ऐसे भी मैंने देखा है, बाज़ ऐसे एक जगह पे वो वाक़या था कि वो खिलाड़ी गिर पड़ा तो अगला वो भागा नहीं, वो कहते वो नहीं मेरा कैसे मुकाबला कि वो गिर पड़ा है और मैं भागता जाऊँ। बल्कि पिछले दिनों एक स्पेशल ओलंपिक्स में भी ऐसा था कि वो जो स्पेशल लोग थे वो भाग रहे थे इकट्ठे और एक पीछे रह गया, तो उसने उसको साथ मिलाया, बल्कि खुद उसको विनर करार दिया, मतलब उसको मौका दिया जीतने का जो गिर गया। तो यानी ये दूसरों को प्रमोट करना और बर्दाश्त करना और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना, ना कि रोना धोना, मतलब हालो बेहाल हो जाना। तो ये चीज़ें सारी की सारी है ना स्पोर्ट्स सिखाती है। रिक्रिएशन उन लोगों के लिए भी, और बाकी जो स्पेक्टेटर्स हैं मेरी और आपकी तरह, जो लैपटॉप, मोबाइल और टीवी के ऊपर बैठकर ओलंपिक्स या बाकी जिस तरह में क्रिकेट का वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो हम इसको एज ए रिक्रिएशन हम मतलब जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी इसको एंजॉय करें।
स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट, ज़ाहिर सी बात है जब स्पोर्ट्स होगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। स्पोर्ट्स टेक्निक में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, टैक्टिस में, स्ट्रेटजी में, प्लान में, ईच एंड एवरीथिंग जो है जब स्पोर्ट्स होगी। जब देखें पाकिस्तान में PSL 2016 से शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट है नहीं, क्लब क्रिकेट है नहीं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट है नहीं, कोई भी गेम लगा लें तो फिर कैसे जो है खिलाड़ी जो हैं वो तैयार होंगे और कैसे ऊपर जाएंगे। या इतना बजट है कि हमारे वो उधर लाहौर में या इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाले या ICC वाले या PCB वाले लगा के बैठ जाएं, उधर भी आ जाएं, भी आपके टैलेंट को इधर चेक करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ऐसा से जो भी आपका यंग टैलेंट है, जो उभरता हुआ आपका जो टैलेंट है उसको सामने लेके आती हैं। फिर वहाँ से उनकी सिलेक्शन करना, उनसे अच्छे खिलाड़ी चूज़ करना और जिनमें कोई डेफिशिएंसी है उनको मज़ीद ट्रेनिंग करवाकर नेक्स्ट अप लेवल तक पहुंचाना, ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो जब स्पोर्ट्स कंडक्ट होगी तो उसमें स्पोर्ट्स में, टेक्निक्स में, टैक्टिक्स में, ट्रेनिंग में और उनकी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, वो सारी की सारी चीज़ें बेहतर होगी। ओलंपिक फ्लैग एंड यूनिटी, ओलंपिक फ्लैग जो थे वो यही था कि एक रिंग दूसरे से अटैच है और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पाँचवें से, सारे एक के साथ और एक पूरी दुनिया को ज़ार कर रहे हैं। और दुनिया इनका इस तरह होना जो है, ये जिस तरह आप देखें ना सियासी जलसों में या कहीं जगह पे कोई लड़ाई झगड़े के बाद सुलह हो जाए तो ऐसे हाथों में हाथों डाल के वो शो करते हैं कि वी आर यूनाइटेड। तो ये पूरी दुनिया को यूनाइट करना था ताकि डिवीजन से दुनिया के मसाइल बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छे मकासद थे जिनको मद्देनज़र रखकर ओलंपिक्स को बनाया गया। और ओलंपिक्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं वो थ्रोअर हैं, जेवलिन वाले, जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, अल्लाह ताला को उनको ओलंपिक्स में कामयाबी दे और वो और भी खिलाड़ी जो हैं कामयाब होकर या भी एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए गए हैं, अल्लाह ताला वहाँ भी कामयाब करे और ओलंपिक्स में भी कामयाबी दे ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।